अनुज जी, ये आप क्या उठा कर ले आए? वैसे ही हमारा एक कमरे का घर है, आखिर इतना सारा सामान रखेंगे कहाँ हम? रहने दे बहू, ये हमारी कभी नहीं सुनेगा। ना जाने फालतू की चीज उठा कर ले आता है। ये नहीं कि पहले घर बनवा लूं, घर का प्लास्टर झड़ रहा है, अब तो घर भी सड़क से नीचे आ गया है, लेकिन नहीं, इसे तो बस इन सब बेकार की चीजों में ही खर्च करना है। माँ, ये कोई फालतू की चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की चीज है। और ना ही मैंने इस पर कोई फालतू के पैसे खर्च किए, बल्कि मेरे मालिक ने मुफ्त में दिए। वो तो इसे फेंक रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा काम करवाकर इसको ठीक करवा लूंगा। और आखिर करोगे क्या इस मशीन का? तुम जानती हो, इस मशीन से पिज्जा बनता है, जो मैं अपनी कंपनी में बनाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक दुकान खोलकर खुद का पिज्जा बनाने का काम खोलूंगा। यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि पिज्जा क्या होता है। वो बेचारे जब ये वेज पिज्जा खाएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है ये वेज पिज्जा। अरे वही तो कह रही हूँ, यहाँ के लोगों को पता नहीं कि पिज्जा क्या होता है, तो वो कभी नहीं खाएंगे। और अभी मत पड़ इन सब चक्करों में। और अगर तेरी नौकरी चली गई और तेरा नया काम भी नहीं चला ना, तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, तो मैं कौन सा अभी खोलने के लिए कह रहा हूँ, कुछ समय बाद। इसलिए तो मैंने रूपाली को भी कढ़ाई में ही वेज पिज्जा बनाना सिखा दिया है, ताकि कल को ये भी पिज्जा की दुकान संभाल सके। एक रोज आधी रात को तेज बारिश आने लगती है, जिससे उनकी छत टपकने लगती है। अरे ये क्या, घर में तो पानी आ गया। मेरे माइक्रोवेव को उठाकर कोई ऊपर रख दो, नहीं तो बारिश के पानी से ये खराब हो जाएगा। ये देखो, इसे तो इस हालत में भी अपने इस मुए माइक्रोवेव की चिंता सताई जा रही है। फिर अगली सुबह। रूपाली, बारिश थम गई है, मैं काम पर जाने से पहले बाजार से बड़ी सी पन्नी ले आता हूँ, उसे छत पर डाल दूंगा, जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। जी आप रहने दीजिए ना, वो क्या है ना, मेरा मन आज सुबह से बहुत बेचैन हो रहा है। आज आप काम पर से भी छुट्टी ले लीजिए और फिर पिन्नी लेने भी कल चले जाना। अरे कुछ नहीं होगा रूपाली, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। ये कहकर अनुज दुकान की ओर चला जाता है, लेकिन रास्ते में काफी पानी भरा हुआ था। वो कुछ दूरी पर चलता है कि तभी बिजली के खंभे से लटकती तार पानी में गिर जाती है, जिससे पानी में करंट आ जाता है और अनुज उसकी चपेट में आ जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अनुज की मौत की खबर जब उसके घर वालों को लगती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय मेरा बच्चा, हमें छोड़कर चला गया। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अरे जाने की उम्र तो मेरी थी, मेरे बेटे ने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं था। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप क्यों रो रही हैं? ये तो बस सो रहे हैं। अभी आप देखना, नींद पूरी होती ही जाग जाएंगे। सुनिए ना, उठिए ना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। आपने कहा था ना साथ में मिलकर वेज पिज्जा की दुकान खोलेंगे और दोनों उसमें मिलकर पिज्जा बनाएंगे। बहू होश में आ, अनुज हमें छोड़कर जा चुका है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम दोनों को अकेले छोड़कर वो जा चुका है। इसके बाद रूपाली फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रूपाली अनुज के लाए हुए उस माइक्रोवेव को उठाकर दुकान जाने लगती है। रूपाली बहू, तू ऐसी हालत में इस मशीन को लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, अब वो हमारे साथ नहीं है। अब हम दोनों गरीब सास बहू को मिलकर ही कुछ करना होगा। और वैसे भी अनुज जी का सपना था इसे पूरा करने का, तो अब मैं उसे पूरा करूंगी। पिज्जा बनाना उन्होंने मुझे सिखाया था, और वो भी कढ़ाई में। अब वेज पिज्जा बनाकर हम उसे गांव भर में बेचेंगे, जिससे हमें थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बहू, अब तो हमें उसका सपना पूरा करना ही होगा। तभी अनुज की कंपनी से उसका मैनेजर आता है। ये लीजिए माँ जी, ये अनुज की पिछले महीने की तनख्वाह है, इसे आप रख लीजिए, शायद आपके ही कुछ काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये पैसे हमारे बहुत काम आएंगे। माँ जी शुक्रिया मत कहिए, ये पैसे अनुज की मेहनत के हैं। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों सास बहू माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए दुकान पर जाती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो पूरी तरह खराब है और ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू परेशान हो जाती हैं, लेकिन रूपाली अपने पति के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो कढ़ाई पिज्जा बनाकर ही बेचने की सोचती है। इसके बाद दोनों सास बहू दुकान से पिज्जा बनाने का सामान लाती हैं। फिर दोनों सास बहू घर आकर कढ़ाई में वेज पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं और गाँव भर में बेचने चल पड़ती हैं। उनकी आवाज सुनकर एक औरत, क्या कहा? पिज्जा? ये पिज्जा क्या होता है? अरे बहुत ही मजेदार होता है ये पिज्जा, बबलू के पापा ने खिलाया था जब एक बार हम किसी काम से शहर गए थे। हाँ, लेकिन अब आप सबको पिज्जा खाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने गांव में ही आपको सस्ता और ताजी सब्जियों से भरपूर पिज्जा खाने को मिल जाएगा। वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे रेट क्या है इसका? जी सिर्फ 50 रुपए। अरे वाह, इतना सस्ता। अच्छा तो लगा दो जल्दी से मेरे लिए वेज पिज्जा। हाँ, और मेरे लिए भी। उनका बनाया हुआ वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा, आज वैसे भी मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे 10 वेज पिज्जा पैक करके दे दो और मेरे लिए भी 4 बना दो। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम सब भी यही खाएंगे। फिर सुमित्रा और रूपाली जल्दी से अपने घर जाती हैं और कढ़ाई में अलग अलग तरह की सब्जियों का पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद ग्राहक उनके घर पर आते हैं और उनको पैसे देकर अपने अपने पिज्जा लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन रमा एक
लड़के के साथ उनके घर आती है। रूपाली, ये मेरा भाई रोहन है, मुंबई में रहता है और बहुत बड़ा यूट्यूबर है। इसने कल जब तुम्हारे हाथों का बना हुआ कढ़ाई वेज पिज्जा खाया तो इसको बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई गांव में रहने वाली औरत इतना अच्छा पिज्जा बना सकती है, और वो भी कढ़ाई में, और वो भी किसी दुकान में नहीं बल्कि घर से ही। मैं आपकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। भला हमें क्या एतराज होगा। बताइए माँ जी, आपको ये कढ़ाई वेज पिज्जा बनाना कहाँ से आता है? आज तक सबने माइक्रोवेव में बने हुए पिज्जा तो खाए होंगे, लेकिन कढ़ाई पिज्जा हमने पहली बार देखा है। बेटा, मुझे ये सब मॉडर्न खाना बनाना कहाँ आता है। ये सब तो मेरी बहू ने मेरे बेटे से सीखा था, जो कि एक कंपनी में पिज्जा बनाने का काम करता था। जी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये कढ़ाई वेज पिज्जा भी मुझे उन्हीं ने बनाना सिखाया था। ये उन्हीं का सपना था जिसे हमने पूरा किया है। रोहन उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता है। अब सास बहू का कढ़ाई वेज पिज्जा हर जगह मशहूर हो जाता है, जिससे उनकी माली हालत काफी सुधर जाती है और अब वो खुद का बड़ा पक्का घर बनवा लेती है। कुछ समय बाद अब वो खुद का रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें पिज्जा ही बेचती है। अब वो और भी लोगों को काम पर रख लेती है। उसे देखकर सास की आंखें भर आती हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। सूरज के माता पिता नहीं थे। सूरज जब 14 साल का था तब उसके बड़े भैया अजय ने रमा से शादी कर ली। अपनी भाभी माँ के आने पर सूरज बहुत खुश हुआ। सूरज, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपनी भाभी माँ का कहना मानोगे और रमा को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। मैं वादा करता हूँ भैया, मैं अपनी भाभी माँ का हमेशा कहना मानूंगा। रमा, सूरज बहुत छोटा था जब माँ बापू इस दुनिया से चले गए। तब से मैंने ही सूरज की माता पिता बनकर देखभाल की है। तुम भी मुझे वचन दो कि हमेशा सूरज का एक माँ की तरह ख्याल रखोगी, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सूरज को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करूंगी, हमेशा उसकी देखभाल करूंगी। और फिर रमा परिवार में घुल मिल गई। सूरज अपनी भाभी रमा से बहुत प्यार करता था। सूरज ये नहीं जानता था कि रमा का प्यार सिर्फ दिखावा है। वो तो मन ही मन कुछ और ही सोच कर बैठी है। सूरज, कहाँ जा रहे हो? भाभी, बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया, सोचा अब स्कूल शुरू कर देता हूँ। काफी छुट्टियाँ भी हो गई हैं। देखो सूरज, मुझे तुम्हारे स्कूल जाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते ही हो तुम्हारे भैया अकेले ही खेतों में काम करते हैं। उन्हें शहर भी आना जाना पड़ता है जब उनके साथ काम करने वाला कोई है नहीं। दीपू अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं भी उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। अगर तुम स्कूल की जगह खेतों पर जाओगे और अपने भैया की मदद करोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये बात मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई रोकी है। तुम अपने भैया से जिद करना कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है। भाभी, आप कितनी अच्छी हो, आप इस घर का कितना ख्याल रखती हो, हम सबके बारे में कितना सोचती हो। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भैया के काम में मदद करूंगा। सूरज रमा की बातों में आ गया। धीरे धीरे उसने पढ़ाई से मन हटा लिया और रोजाना बहाना करके स्कूल छोड़कर वो खेतों पर जाने लगा। अब सूरज अजय का लाडला था, इसलिए उसने भी सूरज पर पढ़ाई के लिए ज्यादा जोर नहीं डाला और धीरे धीरे करके सूरज की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। सूरज खेतों में काम करने लगा। समय बीता, सूरज बड़ा हो गया। अब अजय को सूरज की शादी की चिंता थी। भाभी माँ, दीपू तैयार हुआ या नहीं? मैं उसे स्कूल छोड़ता हुआ ही खेत पर चला जाता। आ रहा हूँ चाचू। सूरज, दीपू को स्कूल छोड़ते हुए वापसी में हलवाई से कचौड़ी और समोसे ले आना। माँ को कचौड़ी और समोसे बहुत पसंद है। ठीक है भाभी माँ, मैं लेता आऊंगा। चलो दीपू बेटा। रमा, मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी लड़की देखकर सूरज का ब्याह कर दे। सूरज अब शादी के लायक हो गया है, उस पर भी परिवार की जिम्मेदारी आनी चाहिए। कैसी बातें करते हो जी, सूरज अभी खुद को तो संभाल नहीं सकता, बीवी को क्या संभालेगा। अभी रहने दो, इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा तब सूरज की शादी कर देंगे। अजय खेत पर चला जाता है, तभी रमा की माँ उससे कहती है, रमा, तू सूरज की शादी के लिए मना क्यों कर रही है? तेरे लिए तो अच्छा है, तुझे तो देवरानी के रूप में एक नौकरानी मिल जाएगी, फिर तो तुझे घर के कामों से छुट्टी मिलेगी। कर दे तू सूरज की शादी। माँ, मैं सूरज की शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगर सूरज की शादी हो गई तो इस घर का और खेत का आधा हिस्सा सूरज के बच्चों के हिस्से में आ जाएगा। सूरज शादी करेगा तो उसके बच्चे होंगे, फिर मेरे दीपू का हिस्सा सूरज के बच्चों को मिल जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ ना ही सूरज शादी करे और ना ही आगे चलकर उसका वंश पैदा हो। सूरज कुंवारा ही इस दुनिया से चला जाए, फिर तो सब कुछ हमारा और हमारे बेटे दीपू का होगा। बस यही दिमाग में योजना बनाकर बैठी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में देवरानी को नहीं आने दूंगी। सूरज की शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। रमा ने सोच लिया था कि वो अपनी देवरानी कभी नहीं लाएगी, वो सूरज की शादी कभी नहीं होने देगी। पर अचानक सूरज की मुलाकात शालू नाम की एक लड़की से होती है। शालू शहर में रहकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी और अपनी सहेली के साथ गांव में इसी विषय पर जांच करने के लिए आई हुई थी। अचानक शालू और उसकी सहेली के पीछे एक बैल भागने लगता है। तभी सूरज बैल को रोक देता है। सीमा, ये बैल तो हमारे पीछे पड़ रहा है, तुझे भी क्या जरूरत है सर्च करने के लिए गाँव आने की? ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकती थी? अब ये सब बात में कहना, पहले इन बैलों से तो बचो। सूरज बैल को रोक देता है। अरे अरे चंदू, तू क्यों इन दोनों को तंग कर रहा है? ये हमारे मेहमान हैं, शहर से आए हैं, चल जा यहाँ से, इन्हें तंग मत कर।
सूरज की बात मानकर बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सो मच, आपने तो आज हमें बचा ही लिया। पर आपको कैसे पता कि हम शहर से आए? वो इसलिए मैडम क्योंकि गांव वालों की खुशबू हमारा चंदू पहचानता है। आप सब इसके लिए नए थे, इसीलिए ये आपके पीछे पड़ा हुआ था। वैसे आपको तकलीफ हुई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप हमारे गांव के मेहमान हैं, आपकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। शालू कुछ देर तक सूरज को देखती रही। सूरज देखने में बहुत सुंदर था, इसलिए शालू का मन सूरज की तरफ झुकने लगा। क्या हुआ मैडम, क्या देख रहे हो? जी वो कुछ नहीं, वैसे यहाँ में कोई होटल वगैरह मिल सकता है? हम लोगों को रुकने की कोई जगह यहाँ पता ही नहीं है। मैडम यहाँ कोई होटल नहीं है, यहाँ आप हर घर के मेहमान हो। आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो, जब तक आपका काम है तब तक आप वहीं रुकना। आपके घर पर? अरे मना क्यों करिए शालू, चलते हैं ना, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब ठीक है, हम आपके घर चलते हैं। शालू अपनी सहेली के साथ सूरज के घर चली जाती है। रमा शालू को देखकर खुश नहीं होती। शालू को भी रमा का स्वभाव कुछ ठीक नहीं लगा, पर उसे तो अपना काम करना था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए वहाँ रुक गई। सूरज का केयर करना शालू को अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे शालू के मन में सूरज के लिए प्यार पनपने लगा। सूरज का भोला भाला स्वभाव शालू को बहुत अच्छा लगा। सूरज जी ये देखिए, मैं गांव के बाजार से आपके लिए ये शर्ट और ये पैंट लाई हूँ, आप ये ट्राई करो, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पर मेम साहब, मैंने तो ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले नहीं पहने तो आप पहन लो। और आप मुझे मेम साहब मत बोला करो, मुझे शालू बोला करो। आपके मुंह से शालू अच्छा लगेगा, मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना। हाँ वो तो है, आप मेरे दोस्त हो। रमा शालू और सूरज की दोस्ती और नजदीकियां देखकर जल भुन जाती है और फिर एक दिन, देखो शालू, तुम हमारी मेहमान बनकर यहाँ आई हो, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम सूरज के बहुत ज्यादा ही करीब आने लगी हो। वक्त रहते अगर यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए भी, क्योंकि तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, मुझ में क्या कमी है भाभी? मैं सूरज से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे मन में सूरज के लिए प्यार कब आ गया। मुझे सूरज की सादगी से प्यार हुआ है। मैं खुद सूरज की जिंदगी में आना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सूरज जी से ही शादी करूंगी। घर के दरवाजे के बाहर सूरज और अजय दोनों रमा और शालू की बातें सुन लेते हैं। मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनने नहीं दूंगी। इतने सालों की जो मेहनत है वो मैं बेकार थोड़ी जाने दूंगी। मैं सूरज की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ सूरज मेरी हर बात मानता है। अरे वो तो पागल है, मेरे इशारों पर नाचता है। मैं उसे आज ही कह दूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दे और तुम वापस शहर चली जाओ। शालू, मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। ये रमा भाभी सूरज की सगी भाभी है ना, क्योंकि व्यवहार तो ये सौतेला कर रही है। और सूरज कितना भोला भाला है जो इन पर आंख बंद करके विश्वास करता है। चल शालू, हम शहर चले जाएंगे। तभी सूरज और उसका भाई अंदर आ जाते हैं। भाभी, मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना और आपने मुझे हमेशा धोखा दिया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। शालू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये मेरी कोई नहीं। सूरज, तू चिंता मत कर मेरे भाई, मैं और दीपू भी तेरे साथ ही रहेंगे। ये अकेली इस घर में रहेगी, इसकी यही सजा है। हम सब इससे रिश्ता तोड़ देंगे। अजय की बातें सुनकर रमा घबरा जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी किया सब लालच में किया। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी पड़ गई थी। शालू, तुमने मुझे सही राह दिखा दी। आप सब मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं गलत हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने हमेशा गलत किया। रमा खूब रोती है, उसे अपनी गलती का एहसास था। और फिर कुछ समय बाद शालू के परिवार की रजामंदी से सूरज और शालू की शादी हो जाती है। शालू के आ जाने से सूरज की जिंदगी खुशियों भरा नया मोड़ ले लेती है।